गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसफार्मर का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन पे देख लेते हैं कि सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में पढ़ना क्या है। ट्रांसफार्मर में कुछ हमारे अपने खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सुनेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है, ट्रांसफार्मर मेनली काम कैसे करता है, सबसे पहला टॉपिक वो रहेगा। एंड कॉन्जिक्यूटली हम यहाँ पे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग ये एक छोटा सा टॉपिक रहेगा कि रियल और आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल इंडक्टर वो होता है जिसकी हमें डिज़ायर होती है, जो हमें चाहिए कि हमें मिले, दैट इज़ द आइडियल वन। और रियल ट्रांसफार्मर वो होता है जो हमें एक्चुअल में मिलता है कुछ ना कुछ खामियों के साथ। फिर भी हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर और एक रियल ट्रांसफार्मर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा ही मार्जिनली डिफरेंस होता है। तो आइडियल और रियल ट्रांसफार्मर में क्या कुछ 4 कमियाँ हैं जो हमें आइडियल ट्रांसफार्मर से दूर रखती हैं, वो 4 कमियाँ भी हम डिस्कस करेंगे रियल ट्रांसफार्मर की। एंड गोइंग फॉरवर्ड इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह सब कुछ बनाएंगे हम अपने इस ट्रांसफार्मर का। तो बाकी सारा सब कुछ ये 9 मेन टॉपिक्स रहेंगे आपके इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो वी विल स्टडी दीज ऑल टॉपिक्स वन बाय वन। तो चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, दिखता कैसा है। आई कैन गारंटी यू कि आप सारे ट्रांसफार्मर बचपन से अपने आसपास बहुत बार देखें अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको ट्रांसफार्मर की कुछ गूगल से ली हुई फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। ये आ गया आपके ट्रांसफार्मर। ये आपने लाइफ में अपनी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, अपनी गली में, मोहल्ले में, मेन रोड पर इस तरह के ट्रांसफार्मर, किसी ग्रिड स्टेशन में। अगर आप कभी विजिट किया होगा आपने तो वहाँ पे भी आपने ग्रिड स्टेशन में ये ट्रांसफार्मर देखा होगा। ये वाला ट्रांसफार्मर आपने अपने फ्रिज के ऊपर लगा हुआ है, या एसी के साथ जुड़ा हुआ, या कुछ लोग टीवी के साथ भी लगा लेते हैं ट्रांसफार्मर। अगर इनके वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की तो ट्रांसफार्मर टीवी के साथ भी लगा लेते हैं, फ्रिज के साथ यूजली लगाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर भी आपने देखा होगा। और ट्रांसफार्मर बहुत छोटे साइजेस में क्या कहते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। तो यहाँ कहने का जो मतलब था, ये ट्रांसफार्मर के अंदर से, इनर साइड से इसका व्यू आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गई एक सिंपल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो कहने का मतलब यहाँ ये था, ट्रांसफार्मर वैरायटी ऑफ साइजेस में अवेलेबल होता है। एक माचिस की डब्बी जितना छोटा ट्रांसफार्मर से लेके एक बड़े से हॉल जितने साइज़ का भी ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है। हर तरह के साइज़ में ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है, फ्रॉम वेरी स्मॉल साइज टू अ वेरी लार्ज एंड टू द मीडियम साइजेस। हर साइज़ में ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो आ गया कि ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है। अब हम इसी ट्रांसफार्मर की डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी हर चीज़ निकालना सीखेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इसके कुछ फेजर डायग्राम्स, और इसके के ऊपर टेस्ट क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं ट्रांसफार्मर की, और वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर को चेक करना है कि ये वर्किंग है कि नहीं है प्रॉपरली। तो उसके ऊपर कुछ टेस्ट रहते हैं। आप अपना ट्रांसफार्मर अपने कस्टमर को डिलीवर करने से पहले ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और चेक करेंगे कि आपका ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं और जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं आर ऑल इन गुड कंडीशन और नॉट। तो कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो वो टेस्ट क्या होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो भी सीखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है। गोइंग फॉरवर्ड इन दीज लेक्चर्स हम यहाँ पे सब कुछ सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग। बट यहाँ पे राइट नाउ ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ट्रांसफार्मर का दिखा दिया है, कोई अनजान चीज़ नहीं। वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस ट्रांसफार्मर की होता क्या है, हमने हमारी लाइफ में चारों तरफ देखा हुआ है इसे। तो ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग्स रहती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ पे हम हमारा लोड कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक स्कीमेटिक डायग्राम देख लीजिए ट्रांसफार्मर की। असल कंस्ट्रक्शन तो इस तरह की रहेगी, सिंगल बेस ट्रांसफार्मर की छोटे साइज पे। तो जो हम गोइंग फॉरवर्ड डायग्राम यूज़ करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की, वो कुछ इस तरह से रहेगी। आपने भी अपनी क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में देखा होगा ट्रांसफार्मर की ये डायग्राम। तो जिस साइड पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, उस साइड को कहते हैं प्राइमरी।
और जिस साइड पे ट्रांसफार्मर की हम हमारा लोड कनेक्ट करते हैं, लोड क्या रहेगा, फ्रिज, टीवी, एसी, बड़ा ट्रांसफार्मर है जो आपके गली मोहल्ले में रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में लोड क्या रहेगा, अगेन एक सिंगल टीवी नहीं होगा, उसके साथ उसके रिस्पेक्ट पे लोड आपका पूरा घर का सब कुछ ही आ जाएगा। आपके फ्रिज के साथ पर्टिकुलरली ट्रांसफार्मर कनेक्ट है तो उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में जो लोड आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का लोड सिंपली फ्रिज होगा। जो आपके गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रहता है उसके रिस्पेक्ट में लोड क्या होगा, टीवी, बल्ब, एसी, मोबाइल चार्जिंग, गीज़र, these all things are in a single word will be considered as load going forward। जब भी हम लोड की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड हमेशा यही होगा। एक मैकेनिकल लोड होता है जो आपका वेट रहेगा, कोई पार्सल आया है, कोई कार्गो आया है, उसको लिफ्ट करना है, तो वो भी एक लोड है। वो कौन सा लोड है, मैकेनिकल लोड है। अगर से यहाँ से लिफ्ट करना है हमें तो ये भी एक लोड है, ये मैकेनिकल लोड है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम जब भी लोड की बात करेंगे तो हम लोड से क्या कहने का मतलब है जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए डायरेक्टली, दैट इज़ की ट्यूबलाइट्स, बल्ब, टीवी, फैन, मोबाइल चार्जिंग, गीज़र, एसी, दिस इज़ द लोड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोड की बात करेंगे टिल वी डिस्टिंग्विशली से कि लोड मैकेनिकल लोड है या इलेक्ट्रिकल लोड है। सिंपल एक सिंगल वर्ड देखेंगे लोड तो आपको हमेशा दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रिकल लोड, टीवी, एसी, फैन। ठीक है, तो लोड ये होता है। तो जिस साइड पे लोड कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की उसे हम कहेंगे सेकेंडरी साइड। ठीक है, जहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी साइड। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की मेन एप्लीकेशंस क्या रहती हैं, मोस्टली वी यूज ट्रांसफार्मर फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। मेनली हमारा ट्रांसफार्मर का पर्पस यही रहता है वोल्टेज को स्टेप अप करो या वोल्टेज को स्टेप डाउन करो। ट्रांसफार्मर का जो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो इसीलिए होता है कि वोल्टेज को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। जैसे आपके घर पे भी लगा रहता है कि ट्रांसफार्मर को 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो, इसकी वोल्टेज बढ़ाओ, स्टेप अप करो वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर का काम मेनली वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। कई बार आपको कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो है नॉब को 3 से घुमा के 2 पे लाओ, 1 पे लाओ, पीछे वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो उसे हम 3 से 2 पे या 1 पे लाते हैं नॉब को गोल घुमा के। तो वो किस लिए लाते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जा सके, जो पीछे से सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा आ रही थी उसे कम किया जा सके। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो मेन ट्रांसफार्मर के आपका यही 2 पर्पस रहता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। इसका ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत बड़ा रोल रहता है ट्रांसफार्मर का और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी। तो ट्रांसमिशन जब करनी होती है हमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो हम वोल्टेज को काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप कर देते हैं ताकि हमारे जो ट्रांसमिशन लॉसेस है, I2R लॉसेस हमारी तारों के अंदर वो कम हो जाए। एंड सिमिलरली जब हमें लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उस टाइम पे भी हम वोल्टेज को थोड़ा स्टेप डाउन कर देते। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी जो वोल्टेज थी वो ट्रांसमिट कर दी हमने 400 kV पे, जनरेशन जो थी वो थी आपकी 16.5 kV। इसे हमने ट्रांसफार्मर को यूज़ करके कर दिया स्टेप अप टू 400 kV और ट्रांसमिशन कर दी। 400 kV पे, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा थी। वाई? टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस। ठीक है, अभी ट्रांसमिट कर दी। अभी जब हमारी लोकेलिटी में पहुंच गई है तो हम 400 kV का क्या करेंगे। 400 kV से तुम्हारा पूरा घर जल जाएगा, लिटरली जल जाएगा। 400 वोल्ट पे जल जाता है तो 400 kV की तो हमारी घर की तारें है ही नहीं, बनी ही नहीं है हैंडल करने के लिए। तो 400 kV को जब हमारे घरों के आसपास पहुँचेगी
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, ग्रिड स्टेशंस पे, तो वो क्या करेंगे, अगेन ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करेंगे टू रिड्यूस द वोल्टेज टू नीडेड लेवल। 11 kV चाहिए तो 11 kV पे रिड्यूस कर देंगे, 415 वोल्टेज चाहिए तो 415 वोल्ट पे कर देंगे, फर्दर आगे सेंड करनी कहीं आसपास ही तो 33 kV पे सेंड कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ग्रिड स्टेशंस, दे विल फर्दर यूज ट्रांसफॉर्मर अगेन टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर का रोल आपके घर के अंदर स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, और पावर सप्लाई में भी आपकी ट्रांसफार्मर का रोल वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए रहता है। घर पे आप वोल्टेज को 220 और 240 के बीच में रेगुलेट करते हो, ट्रांसफार्मर को ऊपर नीचे उसका नॉब गोल घुमा के। सिमिलरली हम पावर सप्लाई में भी ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं उसकी वोल्टेज ऊपर या नीचे करने के लिए एज पर योर नीड्स। तो ठीक है, ये आ गया आपकी ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन की। ट्रांसफार्मर का मेन यूटिलाइजेशन क्या रहता है, जो सबसे बड़ा 90 या 95% टाइम्स ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज। 90% यूज़ केसेस ट्रांसफार्मर के यही हैं, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना। एक दो छोटे छोटे और यूज़ केस रहते हैं, वो भी देख लेते हैं जस्ट टू नो। MCQs में कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता है। यू शुड नो कि हाँ किया जाता है, एंड यू शुड बी एबल टू टिक दैट थिंग। DC वेव फॉर्म को एलिमिनेट कर देता है ट्रांसफार्मर। आपका जो ट्रांसफार्मर की ये वाइंडिंग है, यहाँ पे आप AC सप्लाई दे रहे हो तो यहाँ पे प्योर AC सप्लाई ही पहुँचेगी। आपकी इस साइड AC सप्लाई में शायद कोई DC का वेव फॉर्म हो, ये आपकी AC चल रहा है, इसमें शायद DC का भी कोई एलिमेंट हो आपकी इनपुट साइड पे, बट आपके आउटपुट साइड पे जो आपको जो वोल्टेज का वेवफॉर्म मिलेगा, दैट विल बी प्योर साइनोसाइडल, प्योर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो DC वेवफॉर्म्स को एलिमिनेट करना हो हमें, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को यूजुअली करना होता है, या हम लोगों को भी, हमारे लिए भी काम आ जाएगा DC वेवफॉर्म को एलिमिनेट करना। तो ट्रांसफार्मर को पर्टिकुलरली DC वेवफॉर्म एलिमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज़ करते हैं कि इनपुट साइड पे अपना प्राइमरी साइड पे इनपुट दे देते हैं, और आउटपुट साइड पे दे कम्प्लीटली ब्लाइंड फॉरवर्डेडली एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो अब आपको आउटपुट मिल रहा होगा दैट विल बी प्योर ऑल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर के थ्रू DC पास आउट नहीं होगा। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल ऑपरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ जाएंगे कि क्या कहते हैं DC एलिमिनेट कैसे हो जाता है ट्रांसफार्मर को लेके। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट का ही क्यों यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड क्यों होता है, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चेंजिंग EMF ही ट्रांसफ़र हो सकता है, कांस्टेंट EMF नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। एंड देन द अदर एप्लीकेशन इज़ थर्ड यूज़ केस आ गया आपके ट्रांसफार्मर का, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन से क्या कहने का मतलब है, मान लेते हैं आपका ट्रांसफार्मर आ गया, या आपका ट्रांसफार्मर आ गया, आपके यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज थी AC सप्लाई वोल्टेज, ट्रांसफार्मर को AC दिया जाता है, DC बिल्कुल नहीं दिया जाता। ट्रांसफार्मर को DC देंगे तो जो आपका ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा शॉर्ट। DC को वेवफॉर्म को एलिमिनेट तो करता है, बट आप प्योरली उसे DC इनपुट ही दे दोगे तो ट्रांसफार्मर आपका चल जाएगा, क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं किया जाता DC इनपुट बेयर करने के लिए। तो आप अपना AC सप्लाई देंगे अपने ट्रांसफार्मर को। अगर आपके यहाँ पे टर्न्स में वाइंडिंग जल जाती है, कोई इंसुलेशन उसकी ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके यहाँ पे जो करंट का लेवल है वो 10 एम्पेयर हुआ करता था, वो यहाँ पे वाइंडिंग चल जाने की वजह से, शॉर्ट सर्किटेड हो जाने की वजह से चेंज टू 1000 एम्पेयर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग चल गई है। यहाँ पे चला हुई वाइंडिंग का इफेक्ट इस साइड नहीं आएगा, सेकेंडरी साइड पर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपकी प्राइमरी साइड पे इंटरटर्न वाइंडिंग चल जाती है, इंसुलेशन उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी प्राइमरी साइड पे नहीं आएगा।
अगर आपकी सेकेंडरी चली तो सेकेंडरी वाइंडिंग ही चली है, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग ही रिप्लेस करनी है, आपको प्राइमरी साइड आपका एकदम ठीक रहेगी। और इन केस आपकी अगर प्राइमरी ख़राब हुई है तो प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी आपकी ख़राब नहीं होगी, तो आपको प्राइमरी वाइंडिंग को ही ठीक कराना पड़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन चाहिए हो बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड योर लोड, कि आपकी सप्लाई वोल्टेज की गड़बड़ की वजह से लोड नहीं ख़राब होना चाहिए और लोड की गड़बड़ हो जाने की वजह से आपकी सप्लाई नहीं ख़राब होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर को यूज़ कर लेते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन पर्पस। 1:1 की रेशियो में, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो आप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोड में किसी फॉल्ट का इम्पैक्ट आपकी सप्लाई पर ना है और आपकी सप्लाई का अदरवाइज अदर वे अराउंड आपकी सप्लाई का इफेक्ट आपकी लोड पे ना है, देन यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन पर्पस। तो ये 3 आ गए आपके मेन मोटे मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसफार्मर के यूज़ केसेस, एप्लीकेशन। अब एक थोड़ा सा लेक्चर को एक्सटेंड कर लेते हैं और इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर की बेसिक डेफिनेशन जो आपकी बुक्स में रहती है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गया आपकी ट्रांसफार्मर की बेसिक डेफिनेशन जो आपकी हर बुक में फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगी कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस। स्टैटिक से क्या कहने का मतलब है? स्टैटिक से आपके कहने का मतलब है स्टेशनरी। आपने अभी ट्रांसफार्मर देखा, आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने घर के आसपास। ट्रांसफार्मर मूव नहीं करता, रोटेट नहीं करता आपकी गाड़ियों की तरह। उसके अंदर जो इंजन लगा रहता है, पिस्टन लगे रहता है, ऊपर नीचे हो रही होती है। इसके अंदर उस तरह का ट्रांसफार्मर के अंदर किसी तरह का रोटेटिंग पार्ट नहीं है। आपका इंडक्शन मोटर आ गया जो आपका पानी घर पे ऊपर चढ़ा देता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। उसके अंदर भी कोई चीज़ गोल घूम रही होती है, उसे हम रोटर कहते हैं। तो रोटेटिंग पार्ट्स रहते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिवाइसेस में, बट हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर किसी तरह का रोटेटिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस। इसका मतलब सिंपली इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, दैट्स इट। फिर आपके स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ट्रांसफार्मर की लाइन्स आ जाती है। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2, इसे रख देते हैं 2 मिनट की साइड, 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कौन से आ गए? ये एक प्राइमरी साइड वाला जहाँ पे आपने इनपुट दिया था, और सेकेंडरी साइड वाला जहाँ पे आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है। 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आ गए। तो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, एक ये वाला और एक ये वाला। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे आपस में ये काफ़ी क्लोज होते हैं, बट स्टिल दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। करंट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो कर जाएगी। इस तरह से करंट जो है आपकी फ्लो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन रहती है। आपको किसी फोटोग्राफ में, मैं एक और गूगल से निकाल के आपको किसी फोटोग्राफ में वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे 2 वाइंडिंग्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती हैं इन क्वाइट क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बट स्टिल दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली। तो आपका ट्रांसफार्मर की जो 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। डायरेक्ट कंडक्शन नहीं रहती यहाँ पे। तो ये आ गया इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर का मतलब, बट कपल्ड विया म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट कंडक्शन नहीं है, तो अगेन किसी तरह का तो लेन देन होगा ना इन 2 वाइंडिंग्स के बीच में। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है, देन अगेन हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, तो कैसे करते हैं? विया मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ क्या होगा? यहाँ पे जब आपकी करंट फ्लो होगी, यहाँ वोल्टेज होगी, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जाके लिंक होगी टू द सेकेंडरी साइड, और वो जब वहाँ पे लिंक होगी तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगी, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ चेंजिंग वोल्टेज थी, चेंजिंग ईएमएफ था, तो आपके ईएमएफ यहाँ पे भी इंड्यूस हो जाएगा। सो कपल्ड बाय म्यूचुअल
मैग्नेटिक फ्लक्स, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दे आर कपल्ड विया म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके थ्रू these two windings are coupled together, primary and secondary winding, couple of windings are coupled together, इन्हें जोड़ा गया है साथ में via magnetic field, not via direct conduction. मैग्नेटिक फील्ड के पाथ से इन दोनों को आपस में लेन देन बनता है, दोनों वाइंडिंग्स का via मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से इज ट्रांसफर टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट, अनदर कौन सा, वो ये वाला, थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अभी हमने बात कर ली, एंड विदाउट अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्स है तो आपकी लोड साइड पे भी जो वोल्टेज आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्स ही रहेगी, रिड्यूस नहीं हो जाएगी, चेंज नहीं हो जाएगी, 55 हर्ट्स नहीं हो जाएगी, 45 हर्ट्स नहीं हो जाएगी. जो आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपके सेकेंडरी साइड पे लोड की भी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रहेगी. सो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी विया म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड पाथ विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी. तो ये इसका मतलब आ गया. द इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड टू ए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स पे कनेक्ट होता है उसे कहते हैं प्राइमरी. एंड सिमिलरली द अदर सर्किट विच डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लोड, लोड क्या हो गया, अगेन AC TV फ्रिज, वो आपका लोड आ गया, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग. तो ये आ गया आपकी फर्स्ट पैरा की इंट्रोडक्शन, आपकी जो हर बुक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग ट्रांसफार्मर. तो ये उस फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन आ गई.